बिखराव है वो देखा जा रहा है। चुनाव जीतने के बाद से जैसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई उसके बाद से ही समाजवादी कुनबे में बिखराव शुरू हो गया और वैसे में अब लेटर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। आजम को ओवैसी ने एक लेटर लिखा है, लेकिन जिस लेटर को लेकर अब तमाम सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि किस तरीके से ओवैसी जो है वो आजम के सारे यूपी की सियासत पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। और वहीं एक ये भी पक्ष है कि समाजवादी पार्टी के साथ जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो उनके मुस्लिम विधायक या सांसद या जो नेता जो कार्यकर्ता हैं वो उनसे नाराज चल रहे हैं। और ऐसे में आजम खां का नाम एक बड़ा नाम इसमें उभरकर सामने आ रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से 26 महीनों से सलाखों के पीछे हैं उसके हिमायती बनने की बात अखिलेश यादव ने कहीं करी ही नहीं है। और इसीलिए तमाम सपा नेता जो हैं, जो मुस्लिम नेता हैं, वो इस बात का आरोप अखिलेश यादव पर लगा रहे हैं कि वो चाहते ही नहीं है कि आजम खां जो है वो जेल से बाहर आए। और इसी के साथ मुस्लिमों के लिए अखिलेश यादव ने आगे से बढ़ चढ़कर कुछ भी नहीं किया है। चुनावों के दौरान सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को यहां पर लुभाने के लिए तमाम लोक लुभावन बातें कही हैं, आजम खां के नाम का सहारा लिया है और मुस्लिमों के वोट बैंक के सहारे सत्ता पाने की कोशिश की है। लेकिन अगर अखिलेश यादव के बयानों को हाल ही में सुना जाए तो अखिलेश यादव किसी भी मंच से मुसलमान के लिए खड़े नहीं दिखे हैं, ऐसे भी आरोप लगे हैं अखिलेश यादव पर। तो लेटर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। आजम खां के मीडिया प्रभारी भी सामने आकर देखिए अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। उनका भी कहना है कि आजम खां को छुड़ाने के लिए कोई कोशिश भी नहीं की गई। अखिलेश यादव की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आजम खां के नाम को इस्तेमाल करके हमारे वोट बैंक को यहां पर लूटने का काम किया गया है। और अगर गौर किया जाए तो समाजवादी पार्टी के इस बार 31 विधायक जो हैं वो मुस्लिम है और उसके बाद भी अखिलेश यादव जो हैं वो टिकट देने के बाद अब मुसलमानों के लिए कोई हित की बात कहते नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक एक करके मैं सभी से आपका तारुफ करवा देती हूँ। शमसी आजादी बीजेपी की नेता है। शमसी जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत आज की डिबेट में। और इसी के साथ डॉक्टर संजय यादव जी, सपा नेता है। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। डॉक्टर सुनील तिवारी, कांग्रेस के नेता के तौर पर चर्चा में जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। और इसी के साथ ब्रजेश शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है आज की चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर संजय जी, मैं आपके पास से आ रही हूं क्योंकि जब से चुनाव के नतीजे आए हैं एक एक करके हमने देखा कि समाजवादी कुनबे में भागम भाग मच गई है। मुस्लिम नेता जो आपके हैं वो अखिलेश यादव से खफा होने लग गए हैं। ये किधर और किस तरफ इशारा कर रहा है अभी? देखिए मैडम, ये जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है ये झूठ बोलकर इस देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले भी तमाम ये कयास लगाए जा रहे थे कि आजम साहब यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, इसके साथ रहेंगे, उसके साथ रहेंगे। आजम साहब, माननीय आजम साहब आज भी कल भी समाजवादी पार्टी के साथ थे, आज भी समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन संजय जी, आपने यहाँ पर आपने बोला आजम खां आपके साथ थे, कल भी थे और आज भी, लेकिन उनके मीडिया प्रभारी जो आकर बयान देते हैं उसको आप क्या नकार देंगे? और जो नाम सामने हैं, जो आपसे दूर जा रहे हैं, जो आपके मुसलमान के हितैषी होने की बात करते थे अखिलेश यादव कहते हैं, लेकिन उसके खिलाफ आप बोल रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? कोई माननीय आजम साहब की तरफ से कोई ऑथेंटिक खबर आई है? नहीं, अगर उनके मीडिया प्रभारी कह रहे हैं तो क्या वो सही नहीं होगा? ऐसा है, मीडिया प्रभारी की अपने विचार होंगे, अपनी भावना होगी। अच्छा, वो बिना आजम खां की अनुमति के कुछ भी आकर यहाँ पर बोल देंगे क्या? बिना आजम खां की अनुमति के कुछ भी आकर बोल देंगे क्या? अगर वो उनके मीडिया प्रभारी है तो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम तो बाहर है ना, तो वो कैसे भी अपनी मर्जी से कुछ भी बयान दे सकते हैं? यह एक साजिश है आरएसएस की। इसमें भी साजिश है आरएसएस की और गोदी मीडिया की। ठीक है, विपक्ष को शफीकुर रहमान बर्क और डॉक्टर एक ये नाम है जब तक जो बगावती सुर अपनाए हुए है, तंत्र मजबूत नहीं होगा। संजय जी, शफीकुर रहमान बर्क ये बगावती सुर में एक नाम है जी। और इसी के साथ देखिए फसाहत अली खान, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, कासिम राइन, जावेद राइन, ये सब कौन है? इनके बयान तो आपने सुने ही होंगे, क्या इनको भी नकार देंगे? ऐसा है बर्क साहब के अपने विचार होंगे। आप माननीय सीनियर वो आपकी पार्टी से नहीं आते के। अब बड़ा कुनबा होता है, बड़ा कुनबा हमारी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और सीनियर सांसद हैं। और जब बड़ा कुनबा हो जाता है, बड़ी पार्टी हो जाती है तो अनबन भी होती है। और अनबन होती है तो घर में बैठ के उसके समझो बात भी होती है।
ये कोई ये थोड़ी ये प्रोपगंडा ठीक है। बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करती है। अच्छा, मतलब आप सीधे सीधे ये कहना चाह रहे कि जो भी नाम अभी भाई मैंने ये आपको गिनाए, भारतीय जनता पार्टी ये अगर सामने आकर अपना बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों के साथ नहीं खड़े हैं, मुसलमानों की बात वो किसी मंच से नहीं करते, और अब ये भी कहा जाने लगा है कि मुसलमानों को अपना विकल्प सोचना चाहिए, बीजेपी से भी अब दूरी बनाकर नहीं रखनी चाहिए, तो क्या ये सब आप आंख बंद करके बैठे रहेंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विधानसभा चुनाव में रामपुर में कहा था कि आज ये ऐसी स्थिति है कि हम बिना माननीय आजम साहब के इस चुनाव को लड़ रहे, अगर वो होते तो इस चुनाव की दिशा ही अलग होती। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समय समय पे माननीय आजम साहब के बारे में, तो यही तो आरोप लग रहा है कि अब चुनाव के दौरान ही आजम खां के परिवार को और आजम खां को संजय जी भुना रहे थे मुसलमान वोटर के लिए, यही तो आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ आजम खां का नाम भुनाया है चुनावों में। आप 24 महीने में कब चले गए आजम खां से मिलने जेल में? अभी चुनाव ठीक है, मैं आती हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप कबूल ही नहीं करना चाहते कि आपके अंतर्कलह वहां पर चल रही है। आपका जो कोर वोट बैंक है, चाहे वो यादव हो चाहे मुस्लिम हो, अब आपसे छिटकने लग गया है। भाई जब परिवार बड़ा होगा तो मतभेद भी होंगे। ठीक है, मतभेद को सुलझाने के लिए क्या कोशिश हो, जो आपने बीजेपी पर आरएसएस पर आरोप लगाए, मैं चाहती हूँ उसका जवाब मैं शमशी जी से ले लूं। शमशी जी, क्या आप आरएसएस और आप मिलकर ये सपा के खिलाफ पूरा शिकूफा रच रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, जो हमेशा जनता से जुड़ी हुई बातों को, उनके मुद्दों को उठाने का काम करती रह गई। समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी इस वक्त एक आधा डूब चुका जहाज है, डूबता हुआ जहाज नहीं कहा जाएगा, आधे से ज्यादा डूबा हुआ जहाज है। सियासत में इसको कहा जाता है कि जिसका बिल्कुल जो है जमीनी सतह से बिल्कुल जो है तो जो जुड़ाव होता है वो खत्म हो चुका है। आपने देखा थोड़ी बहुत उम्मीद जो थी समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को विधानसभा परिषद के चुनाव में थी कि शायद 2, 4, 5 सीटें आएँ, लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला जनता ने किया है भारतीय जनता पार्टी पर दोबारा विश्वास करके कि 36 में से 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में एक बार डालकर विधान परिषद में 66 सीटों से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और रह गई अखिलेश यादव की बात। तो अखिलेश यादव ने हमेशा धोखा देने की राजनीति की है, हमेशा बहकाने की राजनीति की है, हमेशा डराने की राजनीति की है। आजम खान जैसे आदमी को जिस तरीके से 26 महीने में उन्होंने, हमारे ख्याल से अखिलेश यादव एक बार 2 बार के बाद कभी गए भी नहीं होंगे मिलने और हालचाल भी नहीं लिया होगा। चुनाव में भी बहुत ही कतराते रहे। आजम खान का नाम, किसी उस्मान का नाम, किसी इमरान का नाम, किसी सुल्तान का नाम भी इन्होंने मंच से इसलिए नहीं लिया कि वो साफ हिंदुत्व का कार्ड खेलना चाहते थे, लेकिन दोनों बिरादरी ने इनको इस तरीके से नकारा है कि हाशिए पर बिल्कुल आ गए हैं। इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि ये क्या करें और क्या ना करें। और एक बार फिर धोखा दिया इन्होंने, जब आजम खान को लोकसभा से इस्तीफा दिलवाया, उसके बाद भी आजम खान को जो विश्वास में जो उन्होंने बात की थी, और आजम खान तो बहुत दूर की बात है, जब इन्होंने अपने चचा के साथ धोखाधड़ी की है, तो ये बात आप खुद समझ सकती हैं कि समाजवादी पार्टी से जो सियासी लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा दूरी बना ली है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कम से कम 30 विधायक समाजवादी पार्टी के जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आने के लिए तैयार हैं। अच्छा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनको लेने से इनकार कर रही है। चलिए शमशी जी, आपने बहुत बड़ी बात यहाँ पर बैठकर कह दी इस डिबेट में कि 30 ऐसे विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी से आपके पास आने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन आप उनके लिए दरवाजा बंद करके बैठे हुए हैं। सुना आपने संजय जी, 30 विधायक का जिक्र यहाँ पर कर गए हैं अभी यहाँ पर शमशी जी। ऐसा है मैडम, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं, और इनका जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलने में महारत प्राप्त किए हुए हैं संजय यादव जी, जो छोटे नेता आप इतने बड़े व्यक्तित्व नहीं है कि प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाएं, ठीक है? ऐसा है नहीं, किसी और की बात कर लीजिए। प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाने की हैसियत में आप है नहीं। झूठ बोलेगा नहीं, आप आरोप लगाने की हैसियत में नहीं है, तो किसी छोटे नेता का नाम ले लीजिए तो उंगली प्रधानमंत्री पे भी उठेगी। देश की सबसे बड़ी पार्टी में आपने एक आदमी को चुना है, वो भी आपका आधार है। आप इस देश को तानाशाही की ओर ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है संजय जी, आप आरोप लाख लगा लीजिए, लेकिन आप अपने खेमे को कैसे बचा पाएंगे? इसका जवाब मैं लूंगी। अभी मैं आती हूँ, मैं सुनील जी के पास अब चल रही कांग्रेस से, वो भी हमारे बीच में जुड़े हैं। आऊंगी संजय जी, आती हूँ आपके पास। प्रचार कर रहा था 19 तारीख को माननीय शिवपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, हो गए शामिल। अभी इस पर ही बात करेंगे, शिवपाल यादव पर ही बात करेंगे, क्योंकि यादव वोट बैंक भी आपसे दूर जा रहा है।
शिवपाल यादव की भी मुलाकात हो चुकी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इशारा किया। बहुत कुछ चीजें पॉलिटिक्स में इशारों पर ही देखी जाती हैं संजय जी, उसके बाद उसके रिजल्ट होते हैं। आती हूं मैं आपके पास, मैं सुनील जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए मुसलमानों के तुष्टीकरण की बात देखिए, कांग्रेस को लेकर भी आरोप लगे थे एक समय में जब आप गवर्नमेंट में थे, और अब ये आरोप सभा पर लग रहे हैं। तो मुसलमानों की पॉलिटिक्स का जो सिलसिला चलता आ रहा है उसमें हर कोई अपने हाथ आजमाता है। हालांकि बीजेपी बहुत दूर रहती है, वो सोचती है, वो जानती है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है उनको, उनके लिए हम अच्छे काम जरूर करें, विकास के कार्य जरूर करें, लेकिन वोट बैंक आना होगा तो आएगा, वो ज्यादा उतनी मेहनत नहीं करती है। लेकिन आप पर सभा पर तुष्टीकरण के आरोप लग जाते हैं। ऐसा है मैडम शिवांगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी मैं आपके पास आती हूँ, रुक जाए भी, मैं सुनील जी के पास उनसे जवाब ले लूं। संजय जी, अरे संजय जी मैं जवाब दे दूं। मैं थोड़ा सा अतीत में जाना चाहता हूं शिवांगी जी कि जब भारतीय राजनीति में इन धर्म और जाति का अभ्युदय हुआ, आप देखिए 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उस समय जो मुस्लिम लीग थी और हिंदू महासभा थी, इन दोनों लोगों ने मिलके जो राष्ट्रीय एकीकरण की एक संभावना चल रही थी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया। कांग्रेस ने सारी जगह, जितनी भी प्रोविंस में कांग्रेस की सरकार थी, वहां रिजाइन कर दिया और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलके एक कांग्रेस के विरोध में, देश के विरोध में, राष्ट्र के विरोध में, राष्ट्रीय आंदोलन के विरोध में, राष्ट्रीय चेतना के विरोध में, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विरोध में अंग्रेजों का साथ देकर उनकी कृपा पे इन लोगों ने मिलकर सरकार चलाई थी। आज अगर हम देखते हैं तो मुस्लिम लीग का नया जो कहना चाहिए रूपांतरण है वो ओवैसी हैं, और हिंदू महासभा का रूपांतरण कौन है? भाजपा है। तो जब तक ये जाति और धर्म की पॉलिटिक्स चलेगी तो वैसी स्थिति में देश के जो मुद्दे हैं, प्रदेश के जो मुद्दे हैं, आर्थिक विकास के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं, ये कहीं पीछे छूट जाएंगे। सुनील जी देखिए, आपने भी सपा को और बीजेपी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड तो कर दिया, लेकिन आप पर भी ऐसे आरोप लगे कि जब भी चुनाव होता था तो आप कहते थे भाजपा आ जाएगी, मुसलमानों को ऐसा कहते थे, और आप भी मुसलमानों का तुष्टीकरण कहते थे। इस पर आपका क्या जवाब है? नहीं हाँ। शिवांगी जी, ये कांग्रेस ने कभी भी नहीं कहा अच्छा कि हमें एक धर्म के वोट चाहिए, एक जाति के वोट चाहिए, या एक समुदाय के वोट चाहिए, या क्षेत्रवाद के ऊपर राजनीति करने की बात कांग्रेस ने कभी नहीं की। आप देखिए उत्तर से लेके दक्षिण में और अटक से लेके कटक तक हर जगह कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो बिंब है, कांग्रेस का जो अनुपालन है, वो राष्ट्रवादी जो सोच के लोग हैं उनके अंतस में पल रहा है। असली राष्ट्रवाद कौन है? असली राष्ट्रवाद कहाँ है? राष्ट्रीय संपत्ति को बेचा जा रहा है, राष्ट्रीयकरण को ध्वस्त किया जा रहा है, और उसे एक नवराष्ट्रवाद की संज्ञा दी जा रही है। आपके हिसाब से असली राष्ट्रवाद कहाँ पर है? असली राष्ट्रवाद वो है, असली राष्ट्रवाद वो है कि जो हम राष्ट्रीय परिसंपत्ति हैं उनको बढ़ाएं, पीएसयू को बढ़ाएं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, राष्ट्रीयकरण को ध्वस्त करके उन्हें निजीकरण को सौंपा जा रहा, जो पीएसयू कंपनी है उन्हें निजीकरण में सौंपा जा रहा। तो ये राष्ट्रीय कौन से बिंब हैं? ब्रजेश जी बैठे हैं, बहुत अच्छे चिंतक हैं और समाज के बहुत अच्छे नेता हैं, ये इस बात को जानते हैं कि ये राष्ट्रीय। देखिए कांग्रेस को जो है इस वक्त बिल्कुल से जनाधार खत्म हो चुका है, और कांग्रेस की नीति कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको कि ज़मीन पर किस तरीके से उतरें, किस तरीके से जनता के बीच में जाए, क्या मुद्दा बनाएं। उनके परिवार में एकता नहीं है, उनके नेताओं में सामंजस्य नहीं है, उनकी कोर कमेटी की बैठक जब होती है तो बिना किसी फैसले के हमेशा खत्म हो जाती है। अभी भी कुछ दिन पहले बैठक हुई थी दिल्ली में, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। आप देखेंगे इस वक्त कि बड़े बड़े सूबे, बड़े बड़े स्टेट है, बड़े बड़े राज्य हैं जिसमें उनका प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं है, और आने वाला चुनाव जो है वो काफ़ी नज़दीक है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव की जिस दिन जीत हासिल की थी तो शपथ लेने के पहले ही 2024 के चुनाव का ऐलान कर दिया था। राष्ट्रीय नहीं,
और आपने कांग्रेस फिर से राष्ट्रवाद खड़ी की बात होगी। की। आपसे बड़ा दोगला और आपसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है जिसने हमेशा मुसलमानों के साथ स्पेशली जो है हमेशा ना, धोखे की भाषा राजनीति का की। संयम रखें। नहीं, हमेशा भाषा का हमेशा संयम धोखे रखें। की राजनीति की है, हमेशा मुसलमानों का उत्पीड़न किया है, हमेशा जातिवाद का बीज कांग्रेस नहीं, पार्टी कभी ने नहीं बोया है। की। आज हिंदुस्तान कभी का नहीं की। मुसलमान और हिंदुस्तान की सारी कांग्रेस जाति, ने कभी भी हिंदुस्तान धोखे की की बात सारी नहीं की। जाति और स्पेशली मुसलमान जो है, पढ़ा लिखा मुसलमान, समझदार मुसलमान जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इस बात का सबूत यह है कि लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से जीता और विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में जो बहुमत से जीता है वो मुसलमानों के सहयोग से जीता है। मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और लगभग 8% से ज्यादा मुसलमानों ने वोट किया है। 1947 के बाद 1947 की बात न करिए, आप इधर की बात करिए, 2022 की बात। मिनिस्ट्री ऑफ कैप नहीं, यूनियन ऑफ मिनिस्टर है तो वो इसी सरकार में है। 1947 की बात को आप किनारे रख सबसे दीजिए। qualified देश ministry जो है वो वो कहां पंडित जा रहा है, आप नेहरू के उसको टाइम देखिए। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आपके अंदर कौन सा राष्ट्रवाद है, आपके कौन से नेता देश राष्ट्रवाद यहां है, जा बता रहा दें। है, देश वहां जा रहा है। देश की क्या बात कर रहे हैं? चीन चढ़ता हुआ चला जा रहा है, कहीं और नहीं, सारी कहीं चीजें होती हुई चली जा रही हैं। काला डोम परियोजना जो 2004 में स्टार्ट हुई थी उसे आप कंप्लीट नहीं कर पाए। बांग्लादेश को आपने गांव सौंप दिए। आपका जो वित्तीय व्यापार घाटा है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा। आप कहां देश की बात कर रहे हैं? कौन से देश की बात कर रहे हैं? देश हम हमारा लोग जो है भारतीय दुनिया हैं। में एक विश्व भारतीय शक्ति के जो रूप में उभर रहा अस्मिता है। भारतीय सिद्धांत विश्व है। शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रवाद कौन सी भारतीय जनता शक्ति? पार्टी से ज्यादा आपके आर्थिक पास रूप से- नहीं है। आप अपने सोए हुए नेताओं को जगाइए। अभी राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं है, अभी राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं शमशी जी और सुनील जी। आऊंगी मैं आपके पास, अपने दूसरे मेहमान के पास मैं चलती हूँ। मैं काजी इमरान लतीफ जी के पास अब चल रही हूँ। आम आदमी पार्टी से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। काजी जी, आपका स्वागत है चर्चा में। काजी जी, जो देखिए मुसलमानों को लेकर ये राजनीति बहुत चरम पर चल रही है, चुनावों में हम देखते रहे हैं और अभी भी देखिए अब समाजवादी पार्टी के कुनबे में मुसलमान जो उनके चेहरे हैं वो उनसे खफा हो चुके हैं। और ऐसे में क्या ये इशारा कर रहा है किधर की ये कैसी राजनीति हो रही कि मुसलमानों का इस्तेमाल होता है सिर्फ? देखिए 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश का वो कई मायनों में अलग था। एक अजीबोगरीब टाइप का चुनाव था। यहाँ दो तरह के मतदाता थे। एक मतदाता वो थे जो योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते थे। दूसरे मतदाता वो थे जो योगी आदित्यनाथ जी को हर कीमत पर हराना चाहते थे। जो लोग हराना चाहते थे हार गए। उन्होंने अखिलेश यादव की पार्टी या उनके गठबंधन समाजवादी पार्टी के गठबंधन को वोट किया और जो लोग जिताना चाहते थे उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के साथ वोट किया। शुरू में लग रहा था कि जनता जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी के गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रही है। लेकिन विपक्ष के रूप में जो 5 साल का इनका काम था वो बेहद निकम्मापन वाला काम था, बहुत नकारा काम था, बहुत आलसी नेतृत्व था, कमजोर इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व था, तमाम जो मूल मुद्दे से जनता से जुड़े हुए उन पर खामोश रहने वाला नेतृत्व था। और एक ऐसा नेतृत्व था समाजवादी पार्टी के पास जो 4.5 वर्षों तक जो एसी वाले रूम में बैठ के वहां से राजनीति होती थी और जब 4 महीने 6 महीने इलेक्शन के बचे तब वो रास्ते पर निकले और हाथ हिलाते हुए निकल गए। कुल मिलाकर जनता से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी, जो भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार था, जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार था, जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां और खामियां थी पिछले 5 वर्षों की, उसको एड्रेस करने में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव उनकी पूरी पार्टी पूरी तरीके से विफल रही। आखिरी में जनता ने यही सोचा कि जब गुंडों को ही वोट करना है तो समाजवादी पार्टी के राज में गुंडा राज ज्यादा होता है, भारतीय जनता पार्टी के राज में कम होता है, इनको वोट करने फाइनली योगी आदित्यनाथ जी जीत गए। आज ये जो दरअसल आप जो देख रहे हैं, जो मुसलमानों की जहां तक बात कर रहे हैं, तो इस चुनाव में मुसलमानों ने भर भर के थोक भाव में वोट जो है समाजवादी पार्टी को दिया। 90% वोट पा गए सपा के लोग। लेकिन आज समाजवादी पार्टी का नेतृत्व मुसलमानों के मुद्दों पर बात करने को तैयार नहीं है। आज आजम खान जी को इग्नोर किया जा रहा है। आज एक पेट्रोल पंप गिराया गया शहजील इमाम का, तो उस पे सवाल उठाने को एक सवाल उठाने को तैयार नहीं है। बताइए संजय जी। 1 मिनट शिवांगी जी। मैं डुमरियागंज से आता हूं। अभी डुमरियागंज में कुछ दिन पहले जब समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी चुनाव जीती थी तो उनकी जो विजय जुलूस निकला था उसमें तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने टारगेट करने का काम किया था। 250 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने उठाने का काम किया डुमरियागंज में।
में। और जब वहां की एमएलए अखिलेश यादव जी से मिलना चाहिए तो उनको समय नहीं मिला मिलने के लिए, उनके कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न होता रहा। आज देखिए जो ईवीएम में जो लोग पकड़े, ईवीएम को रोकने के लिए, ईवीएम की धांधली को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे थे, आज तक वो घरों से उठाए जा रहे हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता सोए हुए हैं। तो इतनी कमजोर संजय जी पार्टी। बताइए, आप कहां पर सो गए हैं? आपकी एमएलए मिलने जाती हैं अखिलेश यादव से, जैसा कि भी जिक्र किया है यहाँ पर हाजिर जी ने, उनसे मुलाकात नहीं होती है। और उसके बाद भी देखिए, आप जिस पेट्रोल पंप का उदाहरण दे रहे हैं सरजुल इस्लाम के, उसके पेट्रोल पंप के बारे में भी अखिलेश यादव ने कुछ नहीं बोला। आजम खां के मसले पर भी कुछ नहीं बोला। मुसलमानों के साथ ये कहा जा रहा है कि शोषण हो रहा है, उस पर अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं। आपके मुस्लिम चेहरे जब बोलते तो चुप क्यों जाते अखिलेश यादव फिर? ऐसा है मैडम, समय समय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर मुद्दे पर बोलने का काम करते हैं। चाहे पिछला 2 साल का कोरोना काल रहा हो, कोरोना काल में भी समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव जी ने कोरोना काल में क्या किया था, जरा सा बता दीजिए आप मुझे। करने का काम कर रहा कोरोना था। काल में अखिलेश यादव जी ने क्या किया था, संजय जी जरा सा आप बता काजी जी, दीजिए। आपका जो सवाल है इसका जवाब मैं लूंगी संजय जी से, लेकिन संजय जी आपकी बातों से ही लग रहा है कि आप कुल मिलाकर सारी बातों को नकार देना चाहते हैं। आप कोई भी बात अपनी आंखों से देखना ही नहीं चाह रहे जो आपके खेमे में चल रहा है। मैं अब चलती हूँ ब्रजेश शुक्ला जी के पास। ब्रजेश जी, आप राजनीति को देख रहे हो, आप देख रहे लगातार किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनावों के दौरान मुसलमानों को लेकर बयानबाजियां हुई। वैसे आज तक यहाँ पर वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है मुसलमानों की हितैषी नहीं है, वो भी अब यहाँ पर ना मुसलमान कार्ड चलने लग गए हैं, सपा को आड़े हाथों लेने लग गए, और सपा है कि समझना ही नहीं चाह रही है, अपना कोर वोट बैंक ही नहीं बचा पा रही है। तरीके से धांधली की देखिए, और लोगों जब चुनाव शुरू हुए थे तब ऐसा नहीं लगता था कि इस तरह मुस्लिम वोट पूरी तरह लग रहे, धीरे धीरे लगने लगा कि पूरा मुस्लिम वोट जो है समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। लेकिन चुनाव के बाद के हम आंकड़े देखते हैं तो वो आश्चर्य पैदा करते हैं। कारण क्या है कि मुस्लिम वोट 90% से ज्यादा एक तरफा गया है, और केवल एक तरफा ही नहीं गया है। जहां मुस्लिम बहुल मोहल्ले जो पोलिंग थी वहां 80% पोलिंग हुई है, 85% पोलिंग हुई है, 70-75% पोलिंग हुई है। ये साफ था कि मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से सत्ता में बिठाना चाहते थे, और ये पूरी ताकत से ये लगे हुए थे, और ये दिखता भी है आंकड़ों से। हुआ क्या है कि इसके बाद जब इतनी पूरी ताकत लगाने के बाद, इतने बड़े पैमाने पर वोट देने के बाद जब समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आई, बीजेपी जीत गई, तब सवाल पैदा होने शुरू हुए। और ये सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी को अकेले दम पे हरा पाएगी? कारण क्या है कि 2019 में इसका इसी तरह प्रयोग हुआ था जब बसपा, सपा और रालोद गठबंधन था, और तब मुसलमानों के सामने कोई वो ऐसी स्थिति नहीं थी, कोई विकल्पहीनता वाली स्थिति नहीं थी, उनके सामने एक ही विकल्प था। अब ये दूसरा प्रयोग था इस बार, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या हरा पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे। और दूसरी बात जो है, जो मुस्लिम नेता हैं, विशेष रूप से आजम खां की बात करना चाहूंगा, शफीकुर रहमान बंद के, उन्हें लगता है कि मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा मिला है और उस हिसाब से उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अब उन्होंने सांसद से इस्तीफा दे दिया आजम खान ने, तो अब उन्हें क्या मिला? वो तो विधायक बन के सांसद बड़ा वो है। तो यदि उनकी अपनी अलग राजनीतिक महत्वाकांक्षा, उन्हें लगता है कि मुलायम सिंह यादव के बाद वही सबसे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने संस्थापक सदस्य हैं। जब स्थापना हुई थी समाजवादी पार्टी की, तब आजम खां उनके साथ थे और लगातार मुलायम सिंह से उनके गहरे संबंध रहे और उनको उसी तरह सम्मान। तो ये सब बातें हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो मैंने कल एक नवारा टाइम्स में लेख लिखा था, उस पर काफी बहस हुई है कि साहब नाराज हैं, लेकिन उसी में आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि मुसलमान तब तक नहीं खिसकेगा जब तक उसे विकल्प मजबूत नहीं मिलेगा। बिल्कुल मजबूत विकल्प बसपा के साथ, बसपा को भाजपा की तरह देखते हैं, कांग्रेस का जनाधार है, कांग्रेस उनकी स्वाभाविक मित्र है मुसलमानों की, लेकिन कांग्रेस जो है उसका जनाधार नहीं है। उसका जनाधार हो जाए तो उसकी तरफ जा सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी को कोई फिलहाल बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन जो आवाजें उठी हैं वो खतरनाक है। और इस तरह की जब आवाजें उठती हैं तो राजनीति में इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए।
बिल्कुल यहाँ पर उसको ब्रजेश जी नकार नहीं सकते आप। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आवाजें उठ रही हैं अंदर से उसको नजरअंदाज जो समाजवादी पार्टी कर रही है, और जो खुद यहाँ पर संजय जी सीधे सीधे नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो जो साजिश इसमें भी बीजेपी और आरएसएस की डाले दे रहे हैं। तो आप अपना ही खेमा नहीं बचा पा रहे और इसमें भी आप बीजेपी आरएसएस को अगर लाएंगे तो कैसे संजय जी आप अपने आप को बचा पाएंगे, कैसे अपना वोट बैंक बचा पाएंगे? मैं आऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस, छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये जानेंगे किस तरीके से समाजवादी पार्टी की तैयारी है, क्योंकि आगे 24 की भी लड़ाई है, फिर 27 के लिए भी तैयार होना है 5 सालों में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।